नमस्कार। हम समाजशास्त्र की एक शाखा नगरीय समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक हम ज़्यादातर ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ते आए हैं। ऐसे समाज के बारे में पढ़ते आए हैं जहाँ पर खेती करके जीवन यापन करते रहे हैं लोग। लेकिन पिछले 40-50 सालों से तेजी से विश्व स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे बदल के नगरीय क्षेत्र में बदलता रहा। अगर चाहे हम बात करें औद्योगिक क्रांति की, जो 1750 से 1850 के बीच इंग्लैंड में हुई, और दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति जो 1789 के आसपास हुई। इन दो क्रांतियों के फलस्वरूप फ्रांस की दशा, इंग्लैंड की दशा में चेंज आया और उस चेंज का प्रभाव संसार के अनेक क्षेत्रों में पड़ा। उद्योग धंधों में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक देश की स्थिति जो कि खेती पर निर्भर थी वो धीरे धीरे बदलने लगी, जिससे शहरों का विकास होना शुरू हुआ। यानी औद्योगिकरण के साथ साथ शहरों का विकास भी शुरू हुआ। हालांकि भारत के संदर्भ में कहा जाता है, जैसा कि मार्को पोलो भी एक स्थान पर लिखता है, कि जिस समय लंदन में घुटनों तक का कीचड़ था, यानी 1750 के आसपास की बात है, उस समय भारत की पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है, वहां पर पक्की सड़कें थी। अर्थात नगरों का विकास दिखाई पड़ता है। अगर नगरों के विकास की बात करते हैं तो नगरों का विकास ऐसा माना जाता है लगभग 10,000 साल पहले ये नगरों का विकास हुआ होगा। एक बात में हम कह सकते हैं कि जब अयोध्या में राम का राज रहा है, लगभग उसी समय नगर दिखाई पड़ते थे। यानी नगर हमारे देश में, संसार के अनेक स्थानों पर नगर के बारे में बात पता चलती है। लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक जो हमारा ऐतिहासिक इतिहास बताता है, उसके आधार पर नगरों का विकास होने लगा था। लेकिन वर्तमान समय में भी हम, चाहे वो अमेरिका हो या अन्य कोई विकसित राष्ट्र हो, वहां पर तेजी से नगरीकरण हुआ है। विशेष रूप से जैसे कि मैंने कहा, इंग्लैंड की क्रांति, औद्योगिक क्रांति में भी के फलस्वरूप भी नगरों का विकास तेजी से होने लगा था। पिछले 50-60 सालों में भारत में भी तेजी से नगरों का विकास होने लगा है। 1914 के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो 1914 में कलकत्ता में सबसे पहला एक मेट्रोपॉलिटन शहर था। यानी कोई दूसरा मेट्रोपॉलिटन शहर यानी महानगर नहीं था भारत में। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 53 शहर मेगा नगर यानी महानगर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यानी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, तेजी से शहर परिवर्तित हो रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र परिवर्तित होकर शहरों में बदल रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में ये आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि विश्व स्तर पर भी और भारत स्तर पर भी, कि ग्रामीण समाज के बारे में तो हम लोग जानने का प्रयास करते ही रहे हैं, लेकिन साथ में शहरी समाज के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाए। और इसीलिए एक ब्रांच डेवलप हुई 1925 के आसपास अमेरिका में, नगरीय समाजशास्त्र। हालांकि संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में, अनेक देशों में नगरीय समाजशास्त्र आया, लेकिन विशेष रूप से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये ब्रांच बहुत शुरुआत में डेवलप नहीं हुई। जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि नगरीय क्षेत्र के बारे में ध्यान देने के लिए बात करते हैं तो पहली जो पुस्तक आई, जियोवानी वोटेरो ने नगर के बारे में पहली पुस्तक लिखी 1598 में, जिसका ट्रांसलेशन 1806 में हुआ। ट्रीटाइज कंसर्निंग द काजेस ऑफ मैग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ सिटीज। ये किताब, हालांकि ये निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं किसी आधार पर नगरीय समाजशास्त्र का विकास हुआ, नगरीय समाजशास्त्र डेवलप हुआ। इसके साथ साथ नगरीय समाज के बारे में रिवेनस्टीन ने, मेयर ने, सुपन ने, ब्यूचर ने, एडम वेबर ने, विलकॉक्स ने, प्रारंभिक विद्वानों ने बताया नगर के बारे में,
लेकिन इन विद्वानों के विचारों के आधार पर भी हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि नगरीय समाजशास्त्र इनके बाद ही डेवलप हुआ, लेकिन एक तरह का शुरुआती लिटरेचर दिखाई पड़ता है, उसमें इन विद्वानों का दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। रिन मॉरर ने एक पहला मोनोग्राफ प्रस्तुत किया, 1910 में प्रकाशित हुआ। ये भी एक तरह से नगरीय समाजशास्त्र के विकास में एक भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ जॉर्ज सिमेल ने, जिनको फर्स्ट अर्बन सोशलॉजिस्ट कहा जा सकता है, ए मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ ने 1903 में एक पुस्तक लिखी, जिसको हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र में एक पहला प्रयास था, जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ 1921 के आसपास मैक्स वेबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द सिटी पुस्तक लिखी, जिनके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि अर्बन सोशियोलॉजी में काम होना स्टार्ट हो गया था। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं रॉबर्ट टी पार्क ने एक ऐसे लिखा, 1915 में प्रकाशित हुआ था, द सिटी ऐसे लिखा था। और E.W. बर्गेस ने अर्बन कम्युनिटी पे एक दृष्टिकोण दिया था, एक आर्टिकल लिखा था। इसके साथ पार्क, बर्गस और मैकेंजी ने द सिटी पर 1925 में एक आर्टिकल लिखा। कहने का मतलब ये कि इन समाजशास्त्रियों द्वारा विभिन्न आर्टिकल्स, बुक्स के बाद नगरीय समाजशास्त्र में लोगों का पदार्पण हुआ, नगरीय समाजशास्त्र डेवलप होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत की अगर बात करते हैं तो प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि शुरुआत में 1914 के आसपास, 1914 से 20 के आसपास यहाँ पर रहे पैट्रिक गेडिस। तो पैट्रिक गेडिस ने 1920 के आसपास समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी बम्बई में। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग डेवलप हुआ और समाजशास्त्र की पढ़ाई लिखाई शुरुआत हुई। उन्होंने 1914 से 1924 के बीच 50 भारतीय केंद्रों का सर्वेक्षण किया, जो सर्वेक्षण काफी हद तक अर्बन सोशियोलॉजी की तरफ, यानी अर्बन स्टडीज की तरफ इंगित करता है कि अर्बन स्टडीज होना शुरुआत हुई थी। लेकिन 1960 तक कोई खास काम नहीं हुआ। 1960 तक कोई खास काम नहीं हुआ। जैसे एक इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर पे एक सर्वे किया गया था मजुमदार साहब के जरिए, वो भी एक सर्वे था। लेकिन कोई वैसा काम नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि अर्बन सोशियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम दिखाई पड़ा है, क्योंकि भारत, जैसा कि भारत के बारे में कहा जाता था और वर्तमान में भी कहा जाता है, भारत गांव का देश रहा है। ऐसी स्थिति में गांव पर अध्ययन विशेष जोर दिया जाता था। लेकिन पिछले 20-25 सालों से तेजी से गांव परिवर्तित होकर नगरों में बदल रहे हैं। यानी आज अगर हम देखें तो हम 30%, 35% से अधिक शहरी हो गए हैं। ऐसे में जब हम देखते हैं कि तेजी से गांव का रूप परिवर्तित होकर शहरों में बदल रहा है, तो ऐसे में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि नगरों का अध्ययन आवश्यक है, और इसीलिए नगरों का अध्ययन करने के लिए नगरीय समाजशास्त्र की आवश्यकता है। एक तरह से 1915 में एक पैट्रिक गेडिस ने एक रीप्लानिंग ऑफ 6 टाउन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन्होंने एक लेख लिखा, एक पुस्तक लिखी, यानी रीप्लानिंग ऑफ 6 टाउन्स, यानी 6 टाउन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनका अध्ययन किया। क्योंकि बम्बई जैसा इलाका जिसमें कि अर्बन एरिया काफी डेवलप था। इसके साथ साथ इन्हीं के अंडर में इन्होंने प्रोफेसर जीएस घुरिये साहब को भी काफी मतलब तैयार किया था समाजशास्त्र के लिए। उस जीएस घुरिये साहब ने भी एक सोशोलॉजिकल बुलेटिन, क्योंकि जीएस घुरिये साहब ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, उसमें एक जर्नल चलता है सोशोलॉजिकल बुलेटिन। वर्तमान समय में भी ये बुलेटिन आता है और इस बुलेटिन में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने सोशोलॉजिकल बुलेटिन में सिटीज ऑफ इंडिया एक आर्टिकल प्रस्तुत किया था जीएस घुरिये साहब ने 1953 के आसपास, और वहां पर ये पता चलता है कि एक तरह से अर्बन सोसाइटी पे, अर्बन सोशियोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ था। अब बात ये पर ये आती है कि अर्बन सोशियोलॉजी एक तरह से देखा जाए नगरीय समाजशास्त्र नगर या कस्बे का उल्लेख करता है, जो गांव या देहात से प्रत्यक्षता
विपरीत है, यानी अलग तरीके का है। जो गांव या देहात से अलग होता है, नगर और कस्बा, उनका जो वहां के लोग का रहन सहन है, वहां के लोग का खान पान है, वहां के लोग का व्यवहार है, वो सब चीजें गांव जैसी नहीं होती, वो अलग तरीके की रहती। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र का जो संबंध है वो सामाजिक क्रियाओं से, सामाजिक संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं पर नगरीय जीवन के प्रभाव से तथा जीवन यापन के नगरीय साधनों में उत्पन्न और उस पर आधारित सभ्यता के प्रकारों से है। मतलब नगरीय समाजशास्त्र जो समाज में अंतःक्रियाएं होती हैं, समाज में जो संबंध बनते हैं, सामाजिक संस्थाओं पर जो नगर के जीवन का प्रभाव होता है, और जीवन यापन मतलब रहने सहने का जो ढंग है उसका गांव से जो अलग तरह का ढंग है, उन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। इसमें एक तरह से ज्यादा डिटेल में देखने के लिए अगर हम देखते हैं, एंडरसन ने अर्बन सोशियोलॉजी 1928 में लिखी, वो पुस्तक भी काफी हद तक अर्बन सोशियोलॉजी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ साथ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी जो सोरोकिन और जिमरमैन की है, इसने भी काफी मदद की है अर्बन सोशियोलॉजी को समझने में। आर.डी. मैकेंजी द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी 1933 के आसपास मैकेंजी साहब ने ये किताब लिखी। और इसके साथ साथ अर्बन सोसाइटी को समझने के लिए जैसे एक पुस्तक है द गैंग, थ्रेशर की 1927 में, एक है द टैक्सी डांस हॉल, ग्रेसी की है। इन्होंने भी एक तरह से अर्बन सोशियोलॉजी को या अर्बन सोसाइटी को समझने में मदद की है। अब इसमें ये बात आती है कि जैसे और समाजशास्त्री, जिसमें हम कह सकते हैं बर्गल साहब ने नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं पर नगरीय जीवन के संघात का और नगरीय जीवन के ढंग पर आधारित और उसके विकसित सभ्यता के प्रकारों का विवेचन करता है। यानी एक तरह से अर्बन सोशियोलॉजी काफी हद तक हमको जो बातें बताता है कि नगरों में क्या होता है, नगर में संबंध कैसे बनते हैं, नगर में नगरीय संस्थाएं ग्रामीण संस्थाओं से कैसे अलग तरह का व्यवहार करती है। इसी तरह से हाबाउस ने भी नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है, यानी नगर में क्या होता है, नगरीय जीवन कैसा है, उसका अध्ययन है। इसके साथ साथ एंडरसन ने भी बताया है नगरीय समाजशास्त्र कस्बों एवं नगरों में रहने वाले समाज और उनके जीवन के ढंग से संबंधित है। इस तरह से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगर के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा, और नगर के अंदर क्या क्या गतिविधि होती है उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय एक तरह से अर्बन सोशियोलॉजी है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस की जा रही है, क्योंकि हम तेजी से शहरी होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था 35% से अधिक हम लोग शहरी हो गए। ऐसे में नगरों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होना है, क्या क्या प्लानिंग होनी है, नगरों में अपराध का स्तर कैसा है, आत्महत्या का स्तर कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन करते रहे हैं। अब इसके विभिन्न कंसेप्ट को समझने के लिए जैसे एक कंसेप्ट है टाउन, कस्बा। कस्बा क्या है? अगर हम इनके कस्बे के ओरिजिन की बात करते हैं तो आजकल वास्तव में जो नगर दिखलाई पड़ रहे हैं उनमें से अधिकांश है गांव में ही निहित थे। मम्फोर्ड ने ये जिक्र किया है। इसी के साथ साथ सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है। इसके साथ साथ 3000 वर्ष पूर्व जब मानव ने लेखन कला, लेखा विधि और पंचांग जैसे आविष्कार कर लिए थे, तब धरातल पर वास्तविक नगर अस्तित्व में आए, जब इन सब चीजों को डेवलप कर लिया था। इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह की बातें कही। अगर हम बात करते हैं कस्बे की, जैसे कि कस्बे की बात हम कर रहे थे, कस्बा एक तरह से अर्बन सोसाइटी की सबसे पहली या प्राथमिक इकाई कहा जा सकता है, यानी एक शुरुआत से कही जा सकती है। जैसे कि शुरुआत में गांव से चेंजेस होना शुरू हुआ था, शहर डेवलप होना शुरू हुए थे, शहर की एक शुरुआत सी हुई थी, उसको हम कस्बा कह सकते हैं। कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। यानी एक तरह से एक ऐसी नगरीय बस्ती है जो कि पर्याप्त आयामों की,
ग्रामीण क्षेत्र पर यानी आसपास के गांव पर आधिपत्य रखता है, अर्थात उसका सारा कंट्रोल पावर उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की रहती है। यानी एक तरह से शुरुआत का शहर कहा जा सकता है, जहां पर कई गांव के लोग आगे संभाल लेते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वहां पर ग्रामीण एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगती है। एक तरह से वहां की जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, भारत के संदर्भ में ये जनसंख्या कम से कम 5,000 हो तो उसी को कस्बा कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ वहां पर 75% इलाके पर गैर कृषि कार्य होते हो, मतलब वहां पर खेती बाड़ी लगभग धीरे धीरे समाप्त हो गई हो, लोग खेती छोड़ के दूसरे गतिविधियों में लग गए हो, उद्योग धंधों में लग गए हो, तो उसको एक कस्बे का रूप कहा जा सकता है। और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहां का घनत्व होना चाहिए, यानी वहां पर ज्यादातर व्यक्तियों की अधिकता एक पर्टिकुलर स्थान पर होनी चाहिए, उसको हम कस्बा कह सकते हैं। अगर वहां की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ के वो जनसंख्या 1,00,000 तक हो जाती है तो फिर हम उसको सिटी का दर्जा देते हैं, उसको हम नगर कह सकते हैं। नगर के संदर्भ में लुईस वर्थ ने लिखा है, नगर अपेक्षाकृत एक व्यापक, घना और सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों का स्थायी निवास क्षेत्र है। इन्हीं के आधार पर नगरीय समुदाय के लक्षण निश्चित किए जाते हैं, मतलब निश्चित किए जाते हैं। यानी काफी हद तक लुईस वर्थ ने जो बात कही, ये एक व्यापक, घना और सामाजिक दृष्टि से डिफरेंट टाइप की जाति के लोग रहते हैं, डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं। गांव में तो होता है कि ज्यादातर एक ही जाति के लोग दिखाई पड़ते हैं, एक ही धर्म के लोग दिखाई पड़ते हैं, एक ही रेस के लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नगर की बात करते हैं तो वहां पर यादव भी हो सकते हैं, वहां अग्रवाल भी हो सकते हैं, वहां पर कुछ ब्राह्मण भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ निवास करते हैं। उनका निवास स्थान एक ही जगह पर रहता है। एक ही कॉलोनी में डिफरेंट कास्ट के लोग, कॉलोनी हो सकती है, मोहल्ला हो सकता है, उन सब में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब विभिन्न धर्मों के लोग निवास स्थान उनका होता है। ये नगर के दृष्टिकोण में लुईस वर्थ ने जिक्र किया है। काफी हद तक हम कहें कि लुईस वर्थ की जो बात है वो काफी हद तक महानगरों के संबंध में कही जाती है। अगर हम महानगरों की बात करते हैं तो महानगरों में ये चीजें दिखाई पड़ती है कि वहाँ की जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। महानगरों की जनसंख्या की बात करते हैं तो वो ज्यादा है, लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें कि नगर के अंदर और मेन बात है, जैसे कि कहा कि वहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से अधिक हो, यानी 1,00,000 जनसंख्या है तो उसको हम नगर कहेंगे। नगर के संदर्भ में कानूनी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वहां पर नगर पालिका या कोई ऐसी चीज हो जिसको हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोलिंग बॉडी हो। जैसे कि गांव में तो हम कहते हैं कि प्रधान कंट्रोल करता है, लेकिन वहां पर एक कंट्रोलिंग बॉडी हो जो कि काफी हद तक ये कह सकती है कि वो सारा कंट्रोलिंग नगरों द्वारा किया, नगर की नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां नगर पालिका हो सकती है, अन्य कोई ऐसा कंट्रोलिंग पावर हो सकती है, यानी लीगली रूप में नगर कस्बों से थोड़ा सा अधिक जनसंख्या लिए होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विल्कॉक्स की, विल्कॉक्स यहाँ पर कहता है कि गांव और नगर का मौलिक अंतर कृषि और उद्योगों के समूह में अंतर है। जैसा कि बात कही है, मौलिक अंतर हमको जो दिखाई पड़ता है वो मौलिक अंतर मुख्य रूप से दोनों में, वहां पर कृषि कार्य नहीं होते, गांव में कृषि कार्य होते हैं। ये सोमबार्ड ने भी एक स्थान पर लिखा है, नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते। वो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, उसको हम एक तरह से नगर कह सकते हैं। अगर हम नगर की विशेषताओं पे जाते हैं तो नगर की विशेषताएं हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे हमने बात की गैर काश्तकारी व्यवसाय, यानी जहां पर कृषि कार्य नहीं होते। दूसरी जनसंख्या का घनत्व, जैसा कि हमने कस्बे में जिक्र किया था, अर्थात उनका जनसंख्या घनत्व वही 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। अगर वो घनत्व है तो वो एक नगर है। जनसंख्या और नगर का विस्तार, वहां पर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है और वो जनसंख्या इस तरह से बढ़ती है जैसे कि गांव की तुलना में वहां पर तेजी से विस्तार होता है।
इसके साथ साथ जनसंख्या में विविधता, वहाँ डिफरेंट कास्ट के लोग, जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट जाति के लोग, डिफरेंट धर्म के लोग, डिफरेंट संप्रदाय के लोग, डिफरेंट प्रजाति के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ अनेक वर्ग बन जाते हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। इसके साथ साथ समय के परिवर्तन के साथ साथ और नए नए वर्गों का जन्म होता है। व्यवसाय में भी कई कैटेगरी बन जाती हैं, टीचिंग में भी कई कम्युनिटी बन जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें बनती हैं। इसके साथ साथ संबंधों का जो नगरीय स्वरूप है उसमें हम औपचारिक संबंध अधिक दिखाई पड़ते हैं, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो जीवन पद्धति है वो गांव की तरह से नहीं है, गांव से डिफरेंट जीवन पद्धति दिखाई पड़ती है। इस तरह से जब उस स्थान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक पॉपुलेशन 10 लाख तक हो जाती है, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि नगरों का रूप चेंज होके महानगरों में बदल जाता है। अगर हम नगर की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर किसी विद्वान ने कहा है, शहर में घर थे, घरों में नाम थे, नामों पे ओहदे थे, बहुत तलाश की मगर कोई आदमी न मिला। शहर में घर तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और घरों के बाहर नेम प्लेट भी लगी रहती है और नामों के साथ साथ उनके ओहदे भी लगे रहते हैं, लेकिन कोई अगर रास्ता भूल जाता है तो कोई बताने वाला नहीं मिलता है। उसको हम कहते हैं नगर, उसको कहते हैं शहर। गांव में अगर किसी से रास्ता पूछे तो वो घर तक छोड़ने जाता है और जिसके घर जाता है वहां जाके चाय नाश्ता भी करता है। लेकिन शहर में अच्छी अच्छी कॉलोनीज हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, लेकिन उन बड़ी कॉलोनीज में सबके नाम के आगे प्लेट लगी हुई, मकान के आगे, और उस प्लेट पे नाम भी लिखा है, पोस्ट भी लिखी हुई है, लेकिन कोई आदमी ढूंढ लो तो बड़ी बड़ी कॉलोनी में, बड़े बड़े शहरों में वो आदमी नहीं मिलता कोई रास्ता बताने के। इसके साथ ही साथ एक और बात जिक्र किया है किसी शायर ने, खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, साग फल देने लगी तभी पेड़ पहचाने गए। शहर में रुखसती दहलीज तर महफूज है, गांव में लोग पक्की सड़कों तक पहुंचाने गए। मतलब यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है, अगर कोई गांव में कोई मेहमान आ जाता है तो उसका पूरा सम्मान किया जाता है। जब उसको छोड़ने जाते हैं तो गांव में घर के समस्त लोग उसको अड्डे तक छोड़ने जाते हैं जहाँ से उसको बस मिल जाती है और उसको काफ़ी देर तक टाटा करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहर महानगर बनते हैं, नगर से महानगर बनते हैं, मेगा नगर बनते हैं, बड़े बड़े शहर बनते हैं, वैसे वैसे लोग के व्यवहारों में अंतर आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, पहले मेहमान आया तो पहले तो वो फोन करके आएगा, आया रहा, जब उसको छोड़ने जाएंगे तो छोटे शहरों में उसको नीचे तक टैक्सी में बैठा दिया और वो चला गया। शहर का विकास हुआ, शहर बढ़ा, नीचे आए, टैक्स दरवाजे से उतरे, टाटा, और बड़े शहरों में दरवाजे से निकले और टाटा। यानी ये काफ़ी हद तक हमको दिखाई पड़ता है कि शहरी इलाके में ये चीज़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ये मेट्रो कल्चर है, मेट्रो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मेट्रोपॉलिटन के बारे में सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी में जॉर्ज सिम्बल और दूसरे लोगों के व्यूज जो दिखाई पड़ते हैं उसमें यह है, वर्तमान समय में मनुष्य का जो दिमाग है अधिक से अधिक कैलकुलेटिंग होता है, हर चीज में कैलकुलेशन लगाता है, और मेट्रोज में ये चीज बहुत ही ज्यादा है। कितनी देर इससे बात करें कि उससे हमारा फायदा है, उससे ज्यादा वो उससे बात नहीं की जाती। हर चीज में कैलकुलेशन, बातचीत करने में कैलकुलेशन, उठने बैठने में कैलकुलेशन, आने जाने में कैलकुलेशन, यानी हर चीज में कैलकुलेशन, जिसकी वजह से व्यक्ति एक तरह से रोबोटिक आदमी होता जा रहा है। व्यक्ति तार्किक संबंधों पर विश्वास करता है, उसमें हर बात के लिए गणना करता है, उसे कितना फायदा होगा, इस बात पर ध्यान देता है। पैसों का प्रभाव दोनों एक दूसरे पर पड़ता है, यानी पैसा इंपॉर्टेंट होता है। महानगरों में पैसा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके पास अधिक पैसा है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, कहीं का हो, किसी का भतीजा हो, किसी का भाई हो, उससे मतलब नहीं। अगर उसके पास पैसा है, वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, यानी वहां पर व्यक्ति पैसे को ज्यादा महत्व देता है, पैसे का ही प्रभाव है। व्यक्ति हृदय से नहीं सोचता, दिमाग से सोचता है, वहां पर दिल की नहीं चलती,
वहां दिमाग की चलती है। व्यक्ति ऊंचे व्यक्तियों के बारे में हमेशा सोचने पर ध्यान देता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग IAS हो सकते हैं, वो बड़े लोग पैसे वाले हो सकते हैं, वो मंत्री संतरी हो सकते हैं। व्यक्ति उनके बारे में ज्यादा सोचता है। मनुष्य व्यक्ति, यानी वहां पर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर किया जाता है। एक एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर किया जाता है, जबकि गांव में ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जब हम महानगरों में जाते हैं तो वहां पर इस तरह की बातें दिखाई पड़ती है। महानगरों की रचना में व्यक्ति और खास व्यक्ति पर विशेष ध्यान जाता है। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसमें ज्यादा ध्यान जाता है। समय का पालन, हर चीज में गणना, वास्तविकता पर जोर दिया जाता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है। किसी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ, बिना अपॉइंटमेंट के वो नहीं मिलेगा। चाहे वो डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक एक मिनट कीमती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे महानगरों से मेगानगरों तब जाते हैं तो वहां पर टाइम के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। यानी एक एक दिन की सैलरीज मिलती है, एक एक हफ्ते की सैलरी मिलती है। और ये चीज मेगा नगरों में और तेजी से बढ़ रहा है। यानी समय का बहुत ही महत्व दिखाई पड़ता है। महानगरों में जटिलता और व्यापकता बहुत दिखाई पड़ती है। वहां पर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है। वहां पर एक तरह से विस्तार बहुत दिखाई पड़ता है। बौद्धिक स्तर और पैसे के बीच गहरा संबंध है। कितना अधिक बुद्धिमान है, कितना अधिक पैसा है। यानी जितना अधिक बुद्धिमान है वो उतना ही अधिक पैसा कमाता है और उसी के आधार पर वो बड़ा आदमी बनता है। नए नए तरीके के सेंसेशन को प्राथमिकता दी जाती है। कैसे सेंसेशन फैल सकता है, उस सेंसेशन को प्राथमिकता दी जाती है। चाहे कुछ ना हो, सेंसेशन पैदा किया। जैसे कि अचानक कोई चीज वायरल हो जाती है, वो चीज वायरल कर दी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। सोच में गुणात्मक विशेषताओं से पैसा बढ़ाया जा सकता है। क्वालिटी इंप्रूव करने से चीजों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आज एक साबुन खरीदने जाइए, वो साबुन 10 रुपए की, उसी का पैकिंग चेंज कर दीजिए, वही साबुन 15 रुपए की हो जाती है। उसमें कोई सेंट डाल दीजिए, वो और 25 रुपए की हो जाती है। यानी एक तरह से वहां पर धीरे धीरे गुणात्मकता से पैसा बढ़ाया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता से व्यक्ति को आराम मिलता है। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम ये कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है और उसी को महत्व देता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई खलल डाले इसको बहुत बुरा माना जाता है। व्यक्ति पर आत्म प्रवृत्ति की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का प्रभाव अधिक होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति महानगरों में विशेष रूप से व्यक्ति को इंपॉर्टेंट देता है, खास व्यक्ति को इंपॉर्टेंट देता है, विशेषीकरण को महत्व देता है। वहां पर विशेषीकरण अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा उच्च लेवल का, हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल होगा, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल जस्टिस है, नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर नहीं जानते तो आप महानगरों में नहीं रह सकते। जैसे गली नंबर, मकान नंबर, टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, ये सब महानगरों के दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ एक